अरे हम किसी को प्रपोज ना किया करते, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, ये मान लेते हैं कि वो हमारी है। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में डेफिनेटली संवाद मेरे कोटा के बारे में हो रहे हैं। कोटा राजस्थान जो सबसे बड़ा देश का स्टेट है, उसी में एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग कहते हैं हमें राजस्थान वाली फीलिंग नहीं आती। ठीक है, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ चंबल बहती है और चंबल कहती है कि बड़ा तीखा पानी लाती है। लेकिन इस तीखेपन से हमारा क्या वास्ता। आज का कॉन्वर्सेशन हमारे साथ हो रहा है मार्ट साहब के लड़के से। जी हाँ, हमारे सामने है अंशु महाराज। अंशु भाई, क्या हालचाल? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी लड़की हूँ। तुम तो यार बड़ी सोफिस्टिकेटेड बातें करते हो। अच्छा, ये इट हैपेंस इन ओनली इन कोटा का मतलब असर है या फिर ये मार्ट साहब का लड़का शुरुआत से ही ऐसे हुआ करता था? मैं ऐसा ही था, मतलब इंट्रोवर्ट मैं हमेशा से रहा हूँ। अभी हाय वो हाय। पहली बार मैं यहाँ पे देन आई शुड थैंक यू, है ना? जैसे तुमने कहा ना, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर यू नो वो जो कमिटमेंट है ना कि चलो आज कोटा के बारे में कुछ जानेंगे और मैं जानूंगी तुम्हारे ही थ्रू। तो अंशु हैज़ बीन अ स्टूडेंट इन कोटा और स्टूडेंट से आगे अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म रन करते हैं जिसकी ख्याति सोशल मीडिया पर तो है ही सही। ख्याति का लेवल ये है कि घर पे 2 गांव दूर का जो बच्चा है वो अपनी फ़ोटो, अपनी मतलब अंशु भाई की फ़ोटो बना के पापा को दिखा भी देता है कि भैया ये ऐसा है। ओके, ऑल थिंग्स वो तो जर्नी में पता लगेगा ही। सबसे पहले ये जानेंगे कि कोटा कब आना हुआ था पहली बार और किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? कोटा में 2010 में आया था। 8 मई 2010 मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। ओके। हमें घर पे बताया गया था कि कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेडिकल इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था इस चीज़ से, बट फिर भी किसी तरह से भैया वगैरह ने मनाया एंड फिर 8 मई को मेरा कोटा आना हुआ मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अंशु भाई वैसे बिहार में एक जगह है समस्तीपुर और उसी का एक गांव है बाजितपुर, बाजितपुर है ना? पटना से 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर सब लर्न कर लिया देखो। ठीक है, तो वहाँ से आते हैं और मैं ये कहूँगी कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरे जितने भी बिहारी भाई बहन सुन रहे हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि बिहार के जो लोग होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स, मतलब मेरी आरजेइन का जितना टेन्योर रहा है, मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि बिहार वाले बच्चे हमेशा कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जितना मैंने किसी और में इतना कमिटमेंट नहीं देखा है। एंड दैट स्टूडेंट जो उस वक्त 2010 में यहाँ पर आया, उसके कमिटमेंट का लेवल क्या था और मतलब क्या सच में डॉक्टरी करनी थी या फिर मामला कुछ और चल रहा था? बिहार के बच्चे मैं ऐसे कहूँगा, मैं ज़िद्दी बहुत होते हैं, मतलब मेहनती और ज़िद्दी होते हैं कि अगर उन्होंने ठान लिया कोई छोटी सी भी चीज़ है, अगर उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा बनाना है तो वो बना लेंगे। डॉक्टरी करना था या नहीं, अब मैं अगर अभी मेरे से पूछा जाए तो फिर मुझे नहीं करना था। अच्छा। लेकिन वो होता है ना कि एक बार क्लास में जब सबसे पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, तो मेरे बगल वाले लड़के ने बोल दिया मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने भी बोल दिया मुझे भी डॉक्टर बनना है। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है कि आप कुछ बोल दो कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मज़े में बोला जाता है। आजकल के बच्चे तो फिर भी प्लान करके बोलते हैं कि हाँ उनका एम फिक्स है 5th-6th क्लास से। Right. हमारे 10th करने के बाद भी हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। अच्छा, लेकिन ये तो पता था कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हाँ, मतलब वो भी मतलब मैं मैथ में अच्छा हुआ करता था, तो फिर भी भाई ने बोला कि यार एक बड़ा भाई है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो तुम मेडिकल पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है हम बायोलॉजी पढ़ लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट होती है चीज़ें। अच्छा, ये मन में था ही नहीं कि हाँ डॉक्टरी करनी है? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। तो मैंने सही कहा, वो मैथ वाली कहानी उसके बाद ये बायो पे आनी है। राइट। अच्छा। वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि बायो पढ़नी है। और जब आए कोटा में तो फिर एकदम से क्या लगा, क्योंकि जहाँ पर हमने सब्जेक्ट का सिलेक्शन सबके कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर किया है, कोटा तो बिल्कुल बहुत अलग दिखा होगा। बहुत ही ज़्यादा अलग। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने कहा कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे वो खपड़े का एक मकान जहाँ पे कोचिंग चल रही होती है, 8-10 लोग पढ़ रहे होते हैं। जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग, हज़ारों में स्टूडेंट्स, सबके यूनिफॉर्म। मैं जैसे स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पे भी यूनिफॉर्म नहीं हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि यार ये कोई तो बहुत अजीब सी जगह है। मतलब वो होता है ना कि पहली बार कोई शहर आपको डराता है, तो कोटा ने बहुत ज़्यादा डराया। डराया? ऐसे शक्ल पे तो ना दिख रहा। नहीं, पहले डराया, अब तो कोटा बहुत जानता है, बहुत अच्छे से मुझे जानता है। अब तो कोटा को जीता हूँ मैं। तब तो मुझे वैसे याद आता है, भय बिन होए न प्रीत। राइट। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगती है तो या तो आप छोड़ के भाग जाते हो या आप कोशिश करते हो कि उससे इतनी दोस्ती हो जाए कि वो डर ख़त्म हो जाए। तो मैंने वो कोशिश की और वही रीज़न है कि अच्छा, तो मैं आई एम गोइंग इन द ईयर 2010, है ना, जब आए
तो जहाँ तक मुझे पता है पहली बार ट्रेन की जर्नी भी की थी। हाँ, पहली बार ट्रेन था वो, और वो ट्रेन भी ऐसा था जो अ, कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस, मुझे याद है वो अच्छे से। उस टाइम पे कोटा के लिए कोई पटना कोटा जैसी ट्रेन नहीं चलती थी। अच्छा। तो रात के 11-12 बजे वो पटना स्टेशन से थी, और हमारा टिकट भी वेटिंग में था। फिर और बहुत कुछ रास्ते में मुझे बताया गया, क्योंकि मुझे मेरा कोटा आने का मन नहीं था, तो भाई वगैरह ने बहुत कुछ बोला कि राजा महाराजा का शहर है, बहुत अच्छा लगेगा, चलो ये वो। फिर वेटिंग टिकट था, हम 2 सीट के बीच में न्यूज़पेपर बिछा के उस पे सो के कोटा पहुँचे थे। और जब यहाँ पर पहुँचे कोचिंग वाले बड़े डिसिप्लिन लगे, तो एकदम से वो जो घबराहट है वो किस बात की थी? और घबराहट इस बात की थी कि हम, मतलब पहली बार घर से निकले थे। मैं पहली बार घर से निकल के एक ऐसे शहर में, मैं पटना भी नहीं गया था कभी, जो बिहार की राजधानी है, और मैं डायरेक्टली गांव से निकल के कोटा आया। और फिर यहाँ पे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था बिहार बोर्ड का, और जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत भीड़ लगी है। और फिर कोचिंग का जो तरीका है, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं जब आया था तो हमने एक फुल पैंट टाइप वो स्लीव और एक शर्ट पहन रखी थी। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा लोग यहाँ पे जींस में घूम रहे हैं, बहुत कूल सा सीन है, मोबाइल चल रहे हैं, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस टाइम पे। तो वो था कि वो डर लग रहा था कि यार ऐसे लोगों के बीच में हमें रहना है अभी 2 साल। तो वो डर था एक। और जब क्लास में पहुँचे तब अपने जैसे कोई दिखे या फिर सब? होता क्या है ना कि अब मुझे, अभी मैं बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते तो हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं लगता ऐसा। जब मैं वहाँ पे क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा इन्फीरियर मैं ही हूँ। पैसे से भी कमज़ोर हूँ, पढ़ाई में भी कमज़ोर हूँ, ऐसा फील होने लगा मुझे वहाँ पे, क्योंकि सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बात कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं। दूसरा इंग्लिश मीडियम में सब कुछ चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा डर लगने लगा कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था। बट अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेले अकेले होते हैं, क्योंकि सब तो बाहर से ही आए हैं। आपके साथ तो आपके भाई भी थे? हाँ, मेरा बड़ा भाई था, वो भी इंजीनियरिंग के लिए आया था। उसकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, उसकी क्लासेस बाद में थी, और मेरी पहले स्टार्ट हो गई थी। राइट। अच्छा, अब जब पहुंच गए, देख लिया यहाँ पर थोड़ा इन्फीरियर फील हो रहा है, अब आता है कोपिंग अप का टाइम, है ना? और वो भी इस तरीके से जहाँ पर कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि आपने खुद ने कहा हम तो ज़िद्दी बिल्कुल। हैं। ज़िद्दी हैं। अब वो ज़िद भी है, डर भी है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला? तो उस ज़िद के चक्कर में ही, अब जैसे मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये लगी कि यार मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे करूँगा। राइट। तो मैंने कहा ना कि हम ज़िद्दी हैं, तो हमने पहले एक डिक्शनरी ली, हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका पढ़ रहा था। किसी को पता भी नहीं होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकनिका कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था। यार मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं मान सकती हूँ। हाँ, तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से आया था तो वहाँ पे सूत्रकनिका बताया जाता है, वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बताया जाता है। बट जब मैं हिंदी इंग्लिश इधर ट्रांसलेट कर रहा था तो वो सूत्रकनिका हो रहा था, तो वो बहुत मेस्ड अप होने लग गया जब मैं उसको कन्वर्ट करने लगा। बट फिर भी मैंने बहुत मेहनत की, मैं जो कम से कम बोल चाल की जो भाषा थी, या फिर इंग्लिश में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती थी, वो बस थोड़ा थोड़ा सीख गया कि हाँ, पढ़ा तो रहे हैं सर हिंदी में ही, बस वो तरीका इंग्लिश का है, तो वो सीख गया मैं। और फिर आया पहला माइलस्टोन। हाँ, पहला माइलस्टोन आया, पहला टेस्ट हुआ, 20% समथिंग मार्क्स बने थे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार एक अंशु जो बिहार बोर्ड का टॉपर है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पोजीशन रखता है। तब तक मेरा रिज़ल्ट आ गया था 10th का। जब मैं कोटा पहुँचा था तब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था 10th का। मैं 10th के रिज़ल्ट से मैं इतना कॉन्फिडेंट था, इनफैक्ट घर वाले मेरे इतने कॉन्फिडेंट थे कि पढ़ने में अच्छा लड़का है तो फर्स्ट तो करेगा ही करेगा, है ना। तो उन्होंने मुझे रिज़ल्ट से पहले भेज दिया था कोटा, और मेरे ख्याल से कुछ दिन क्लास जाने के बाद रिज़ल्ट भी आ गया था। तो मैं 80% एग्जैक्ट 80% मार्क्स थे 10th में, और उस टाइम पे बहुत हुआ करता था ये बिहार बोर्ड में। तो अब मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा कि यार एक बंदा जो डिस्ट्रिक्ट में ऐसी पोजीशन रखता है और फिर उसके 19-20% मार्क्स बन रहे हैं पहले टेस्ट में, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था मेरे लिए, नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने भाई को बोला कि यार मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ, और थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए सब। एक टीचर थे वहाँ पे जिस कोचिंग में मैं था, तो वो मुझे हमेशा पीछे बैठे देखते थे। राइट। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ आंसर क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि सर मैं अभी नया स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने बिठा दिया। 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने बोला, तो फिर मैंने कहा सर मैं नया स्टूडेंट हूँ। तो अगले दिन वो कहते हैं कि तुम कितने दिन तक नया रहोगे यहाँ पे तुम क्लास के बाद मुझसे मिलो।
अच्छा मिले। फिर मैं क्लास के बाद उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा सर एक तो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है थोड़ी, और दूसरी मैं थोड़ा लेट आया हूँ। तो कहते हैं देखो लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो तुम कोशिश करके सीख लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम लेट हो तो एक काम करो, तुम फेज चेंज करवा लो, तो वहाँ से तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि यार फेज चेंज करवा लेता हूँ मैं, क्या पता मैं फिर अच्छे से कर पाऊँ। तो भाई ने भी बात मान ली। हालांकि उस टाइम पे वो चार्ज करते थे कुछ 1000-2000 रुपये फेज चेंज करने बड़े का, काम था। और वो 1000 रुपये भी बहुत होता था हमारे लिए। तो फिर भी भैया ने कहा कि ठीक है करा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फेज चेंज करा लिया। फेज चेंज कराने के बाद मुझे कम से कम 15-20 दिन मिल गए थे, तो उस दौरान भी मैं पढ़ता रहा। फेज चेंज कराने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद फेज चेंज करवाने का जो पहला टेस्ट आया उसमें मैं टॉपर था। वंडरफुल। उसमें मैं टॉप 100 में था, एंड बिल्कुल ऐसे फ़ोटो लगी थी, तो वो बहुत तब उस दिन लौट आया हूँ मैं। हाँ वो कॉन्फिडेंस लौट आया कि हाँ अब अंशु कर लोगे तुम यहाँ पे। वो जो क्या कहते हैं सलमान खान की पिक्चर में आता है ना, अब देखो भाई क्या करेगा। हाँ उस टाइम पे लगा अच्छा, मैं उससे पहले मेरी रैंक मैंने देखा भी नहीं था कि क्या है, लेकिन जब वो रैंक आई तब भी मुझे लग रहा था यार ये तो कम है और अच्छा होना चाहिए था। राइट राइट। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया फिर कि हाँ अब कोटा में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ से जहाँ पर आप फर्श पर रहे हो फिर अर्श पर आए हो और उसके बाद एक नई जर्नी शुरू होती है, अब कोटा कैसे लगने लगा था? वो रिज़ल्ट आया, वो पूरा साल चला, मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत भी कर रहा था। उस टाइम पढ़ाई के अलावा कुछ और दिमाग में था नहीं। बाद में थोड़ी चीज़ें हुई, जैसे नए स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं तो कुछ चीज़ें हुई, कैफ़े एंड ऑल वो हुआ। क्योंकि एक बार होता है ना कि छोटे शहरों से या गांव से जो बच्चे आते हैं उनको एक बार में यहाँ का जो फ्रीडम है ना वो झेल नहीं पाते। वो झेल इन द सेंस कि वो मेरे ख्याल से उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते वो। अच्छा, तो वो फ्रीडम जो किस लिहाज में कि अब आप कुछ भी कर सकते हो? राइट ऐसा ही कि जैसे हुआ क्या, 1 साल हो गए, भाई मेरा कंप्लीट करके कोर्स चला गया, मैं दोबारा आया 12 में। 11 तो पूरा बहुत अच्छा गया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा। 12 में मैं दोबारा आया, जिस दिन इंडिया श्रीलंका का फाइनल मैच था उस दिन, वर्ल्ड कप का। तो अब मुझे फ्रीडम मिली, यहाँ भाई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हो गया यहाँ पे। एंड अकेले होने के बाद मेरे पास महीने में 6-7 हज़ार रुपये आ रहे हैं घर से। आपको रूम रेंट और खाना देने के बाद 1-2 हज़ार रुपये बच भी रहे हैं। तो उस 1-2 हज़ार रुपये का जो यूज़ है ना वो डिसाइड करता है कि आप कोटा में क्या करने वाले हो। क्योंकि 5 हज़ार तो आपका फिक्स है, 2,500 रुपये आप रेंट दे रहे हो। और ये सब उस टाइम की बात चल रही हो? हाँ 2,500 आप रेंट दे रहे हो, 2,500 आप खाना खा रहे हो। वो जो 2,000 रुपये है ना वो डिसाइड करता है कि आप कोटा में क्या करने वाले हो। ओके, सो शायद ये एडमिट करना मतलब किसी भी फेज में बड़ा अजीब होता है कि अच्छा मैंने इसका क्या किया, और अगर नेगेटिवली किया जो अभी आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, तो व्हाट डू यू फील कि उन 2,000 का आपने क्या किया? पॉजिटिवली नहीं किया ऑब्वियसली। मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा कि कोई मुझे ये नहीं कह दे कि यार अंशु तुम्हारा मेडिकल में नहीं हुआ। मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि अंशु ने मेडिकल नहीं किया, ठीक है, मेडिकल नहीं हुआ। ये मेरे लिए अजीब सी बात है, क्योंकि मैं करता तो होता, मैंने किया नहीं, ठीक है। वो किया नहीं क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना वही 2,000 रुपये, वो 2,000 रुपये डिसाइड करते हैं कि आप मेडिकल कर रहे हो या IIT कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो 2,000 रुपये मेरे कहीं कहीं जाने लग गए, कभी कैफ़े में जाने लग गए, कभी दोस्तों में जाने लग गए, कहीं घूमने में जाने लग गए, वो 2,000 रुपये। तो वो पॉजिटिवली तो नहीं हुआ वो। तो उस वक्त अगर घर मैं वालों ने पॉजिटिव सेंस में बात करूँ तो वो पॉजिटिवली बस ये हुआ कि वो 2,000 रुपये का एक पार्ट वहाँ भी गया जहाँ मैंने इट हैपेंस इन कोटा क्रिएट किया। हाँ, ये तो अच्छी खासी लंबी स्टोरी है ही सही, पर मैं उस वक्त, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिलहाल जो हमें सुन रहे होंगे देख रहे होंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि यार उस वक्त मन तो बहुत करता है। अब जब ये मन जो है ना उस पर कंट्रोल हर वक्त नहीं होता है, एंड यू बीइंग अ वंडरफुल स्टूडेंट एज वेल कि जिसने पहले टेस्ट के बाद ही बिल्कुल रिकवर कर लिया, ये बहुत कम बच्चों के साथ हो पाता है। इवन द बेस्ट वंस कांट डू इट, यू डिड दैट। और फिर अगला साल जो है जिसमें आपने कहा फ्रीडम आ गई, अब वो मन उस वक्त क्या कह रहा था, किस डायरेक्शन में दौड़ा रहा था आपको? मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं मतलब एक पॉइंट डिसाइड करूं तो अगर वो भाई का जाना एक पॉइंट था, अगर भाई मेरे साथ होता ना उस साल तो क्या पता मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा होता जैसे मैं 11th में पढ़ रहा था। उसके जाने के बाद जो वो टाइम था ना वो मतलब वो ऐसा टाइम था कि मन होता था कि यार पढ़ाई बहुत टफ है, आप मूवी देख लो अच्छा लग रहा है, किसी दोस्त के साथ चले जाओ अच्छा लग रहा है। नया नया सोशल मीडिया आया था, ऑरकुट
के नाम से था कुछ वो। तो मेरा एक दोस्त है, उसने इंट्रोड्यूस किया गया, और ऑर्कुट पे ना नए नए दोस्त बनते हैं। एंड मैं ऐसी जगह से आता था जहाँ पे लड़के लड़की में बातचीत तक नहीं हो पाती है। अगर आपको किसी लड़की ने या लड़के ने हाय बोल दिया, वो बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे पूरे स्कूल में टॉक होता, अरे उसने उसको हाय बोला ऐसा। तो तो यहाँ पे आके वो फ्रीडम मिलती है कि यार आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो, आपकी दोस्त बनेगी, ऐसा वैसा। तो ऑर्कुट उसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स थी जो उस टाइम पे होती गई, और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं होता। ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है, घर से पैसे आ रहे हैं, आपको घर की कंडीशन की वो नहीं होती, चिंता नहीं होती, क्योंकि आप बहुत खो चुके होते हो। आपको लगता है कि ये बहुत सही चल रहा है, पैसे आ रहे हैं और हमें बस खर्च करना है। अच्छा, मैं शायद है ना थोड़ा डीपर डिग करना चाहूँगी, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कुछ स्टेप आज पलट के देखते हो कि यार ये था, इस कारण हमने शायद कुछ नेगेटिव कर दिया, बट अगर कोई इन्फ्लुएंस ऐसा होता जिसे हम कहें कि वो आपके पर्सपेक्टिव को बदल देता, तो क्या वो हेल्प करता? इनफैक्ट बड़े भैया तो आपसे तब भी बात कर रहे थे, और बात क्या होती थी फ़ोन पर? एक्चुअली बड़े भैया की जो लाइफ रही है वो बहुत चैलेंजिंग रही है, कि उनको क्या खुद को मतलब इंजीनियरिंग करनी थी, उनको बहुत अच्छा पढ़ना था, लेकिन वो किसी रीज़न से घर की जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ थी वो इतनी अच्छी थी नहीं। तो भैया को कहीं पढ़ने के लिए भेजा गया था, एंड देन उनको वापस बुला लिया गया था क्योंकि पैसे हुए नहीं थे। अच्छा। तो मेरे भैया की जो जॉब लगी थी एयरफोर्स में, वो 10th लेवल पे लगी, वो बस 10th पास है। अच्छा। हाँ, उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं वो कर नहीं पाए, है ना? तो उनको ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ पाया कोई चीज़, तो भैया को। भाइयों को पढ़ाऊँ मैं, है ना? तो वो एक चीज़ थी जो इंस्पायर करती थी राइट। कि यार भैया ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो हमें ये करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। बट फिर भी मैंने कहा ना कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इतना खो जाते हो कि कई बार ये इंस्पिरेशन काम नहीं आती। आपको एक कंटिन्यूस मोटिवेशन की नीड होती है, और वो आपके पास होता नहीं। वो मेरे पास तब था जब मेरा भाई मेरे सामने था। तो वो एक कंटिन्यूस मोटिवेशन था। जब मैं आ रहा हूँ इस कोचिंग से, तो मैं उसको देख रहा हूँ, जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो उसको देख रहा हूँ। वो एक कंटिन्यूस मोटिवेशन है। अब जब वो चला गया, आपको 6-7 दिन के बाद कॉल आ रहा है कि हाँ पढ़ रहे हो ना, ऐसा ऐसा, वो मोटिवेशन नहीं होता, वो आपको फिर प्रेशर जैसा फील होने लगता है। राइट, यू वेरी राइटली सेड। ये मोटिवेशन और प्रेशर में अंतर कैसे डिफाइन हाँ, करें? वही बात है कि एक बार होता है कि आपको मोटिवेट करने के लिए कॉल किया गया। आपको मोटिवेटेड तब फील होगा जब आप बहुत पॉजिटिवली जा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, तो कोई अगर आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको प्रेशर जैसा फील होगा। कि अब जैसे हर 7 दिन पे कॉल आ रहा है भाई का कि कैसा चल रहा है पढ़ाई एंड ऑल, तो बजाय इसके इंस्पायर होने की कि उन्होंने इतना कुछ डेडिकेट करके, इतना कुछ सेक्रीफाइस करके हमें यहाँ पे भेजा है, उनकी नई नई जॉब लगी थी एयरफोर्स में और उन्होंने भेजा है, तो बजाय इंस्पायर होने के हम इसको प्रेशर की तरह लेने लग गए कि यार ये एक प्रेशर है कि हमसे बार बार पूछा जा रहा है पढ़ाई कैसा चल रहा है। अंशु, विद योर कॉन्वर्सेशन आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये मन उस वक्त कह तो रहा है, पर शायद वो मन के सामने एक बार कैंची से काट दो तो शायद कुछ और निकल के बन के आ जाए। आपको अब मैं सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कैफ़े में बैठा हूँ, तो एक बार को 8 बजे आपको फील होता है कि यार तुमने आज गलत तो किया है, ठीक है, लेकिन वो अगले दिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता। आपको पता है कि आज हमने गलत किया है, आपके जो हार्ड अर्न मनी है मम्मी पापा के या फिर भाई के, वो यहाँ पे लग रहे हैं, आपको पता होता है, रात को आप रियलाइज़ करते हो, और वही रियलाइजेशन जो है ना वो बिल्डअप होते होते गिल्ट बन जाता है, एंड दैट्स हाउ। तो वैसे वो साथ से साथ क्या देख रहे होते थे वहाँ पे? कुछ भी आप वैसे तो मुझे गेमिंग की इतनी आदत थी नहीं, और इसकी कभी लगी भी नहीं। मैं गेम खेल, वो मैंने कहा ना, मैं खेल पाता अगर मैं किसी शहर से आता ना। 10th तक तो हमें पता ही नहीं है कि पीसी क्या है उसके, तो गेम नहीं खेल पाते थे हमें। क्या, हम 2 क्लिक में एक मूवी चल गई तो बस चला लो, मूवी देख रहे हैं तो मूवी देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं तो सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ें चल रही है। जिन चीज़ों की नॉलेज आपको शायद थोड़ी लेट होनी चाहिए थी, वो भी पता लग रहा है वहाँ पे। वो एक फ्रीडम है, वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे एक बार आप नेट पे आ गए, कुछ भी चल रहा है 12 घंटे तक। राइट। लाइफ के कुछ पन्ने मैं पलटवा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन पता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। मैं इसलिए भी कह रही हूँ ये बात क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम भी मतलब उसी माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम भी कुछ करेंगे। वो कुछ करेंगे से लेकर जब आप है ना कुछ और करने लग जाते हो तो एक गिल्ट भी रहता है, पर वो गिल्ट प्रेशर की तरह लगता है, एज यू ऑलरेडी सेड। सो माई पॉइंट इज़ कि इतना सब कुछ हो रहा था लाइफ में, जब एग्ज़ाम दिया तब एकदम से क्या फीलिंग आई?
मुझे जब याद है मैंने जब पहला एग्ज़ाम दिया था तो मेरे आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने मुझे ऐसा फील करवा दिया था कि यार पहली बार में तो किसी का होता ही नहीं है, अच्छा। पहली बार में तो किसी का होता ही नहीं है मेडिकल में। तो पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ऑनेस्टली मुझे कुछ फील नहीं हुआ था कि ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ। पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बोला, मम्मी को तो कुछ आइडिया नहीं है, पापा ने कुछ भी नहीं बोला, भाई ने बोला हाँ नॉर्मल है, इट्स ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, है ना। तो पहली बार का तो मेरे दिमाग में वो था कि पहली बार में तो नहीं होता है किसी का। हालांकि मेरा जो भाई था जो मेरे साथ रहता था उसने मुझे बोला था कि अगर तुम पहली बार में क्रैक कर लोगे ना तो तुम गांव से पहले लड़के होगे जिसका पहली बार में मेडिकल निकलेगा। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे पुश कर रही थी कि नहीं पहली बार में ही निकालना है। लेकिन जब नहीं हुआ तो मेरे मन में वो गिल्ट भी नहीं था कि यार क्यों नहीं हुआ, है ना। वो बहुत पता नहीं क्यों नॉर्मल लगा मुझे कि ठीक है पहली बार, वो इस वजह से ही था कि मेरे आसपास के लोगों ने मेरे दिमाग में बिठा दिया था कि पहली बार में तो होता ही नहीं है। तो वो था कि पहली बार में पहला एक्सपीरियंस मेरा एग्ज़ाम का ऐसा ही गया था। दूसरी बार जब नहीं हुआ, मार्क्स कम हुए थे, तो उसके बाद पापा ने तो कुछ भी नहीं बोला था, भाई भाई की साइड से आया था कि मतलब थोड़ा इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो, और वो बिल्कुल जस्टिफाइड था क्योंकि मैंने कहा ना कि हम जिस तरह के माहौल से आते हैं वहाँ पे साल में 1-2 लाख रुपए खर्च कर देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। हमारे गांव से किसी को भेजा तक नहीं गया था कोटा, और उन्होंने भेजा सब कुछ करने के बाद। तो कहीं पे भी पैसे लग रहे हैं, एक इनपुट जा रहा है तो आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, और उसमें ना पेरेंट्स की गलती है ना किसी की गलती है, उनको समझाया इसी तरह से गया है। समाज भी ऐसे ही है कि आपने बेटे को कोटा भेजा है तो कुछ तो कर ही रहा होगा। अच्छा हमारे यहाँ पे मेंटालिटी ऐसी है कि कोटा गया तो क्या डॉक्टर बन के ही आ रहा है, मतलब उनको पता नहीं है कि प्रिपरेशन करने गया है वो ऑलरेडी डॉक्टर बुलाने लगते हैं आपको। अच्छा, अभी रियलिटी चेक करूँगी, इनफैक्ट याद दिलाऊंगी जब ये नहीं हुआ 2 बार घर पहुँचे होंगे। हाँ और ऑफ कोर्स लोगों ने तो कहा डॉक्टर बन गया होगा, लेकिन क्या उनको इतना समझ में आया था कि क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे इतना प्रेशर इसलिए भी फील नहीं हुआ क्योंकि हमारे गांव में आसपास के लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं एक बार को झूठ भी बोल दूँ ना कि नहीं यार अब तो अभी तो मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, तो उनको पता ही नहीं है कि इसका 2 बार हुआ ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अंशु का 2 बार नहीं हुआ। उनको जो बस बोल रहा हूँ बस वो, अब वो कह जैसे मैं जा रहा हूँ तो लोगों को बस ये पता है कि यार मास्टर साहब का लड़का कोटा में पढ़ता है तो अच्छा पढ़ता है, ठीक है, और उनको ये पता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं कि यार थोड़ा मेरे बेटे को पढ़ा लेना, या फिर उसको थोड़ा डाउट बता देना, कुछ भी इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हो रही हैं तो मास्टर साहब के लड़के से कर लो, वो तो कोटा में पढ़ता है, वैसा। उनको ये नहीं पता है कि ये ऐसा बंदा है जो 2 साल तो फेल हुआ है। ये भैया ये शब्द तुमने बड़ा कड़ा यूज़ कर लिया, फेल क्या होता है? नहीं अब तो मैं खुद को फेल तो नहीं मानता, मैंने कहा ना कि मैं फेल तब मानता जब मैं कहता कि मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, मैंने मेडिकल नहीं किया। अच्छा, वहाँ से जब हम 2 बार एग्ज़ाम दे चुके थे, घर में भी पता चल गया, सब कुछ हुआ, कोटा रुकना कैसे हुआ? क्योंकि देखिए आपने शुरुआत में कहा कोटा से डर लगा, फिर कोटा में ऐसी चीज़ की जिससे डर लगता था, लेकिन अब हम मतलब उस लेवल पर आ गए थे कि हाँ हम ये कर सकते हैं। लेकिन कोटा में रहने का डिसीजन बड़ा होता है, हाँ राइट, और स्पेशली जब अपने जैसे बच्चों के लिए और कुछ ऐसा बना लेना जिससे उनकी मदद हो, राइट, वो सब हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली जब वही जो 2011 का टाइम था ना, 2011-12 का जो टाइम था जब मैं बिगड़ने के रास्ते पे था, जो मैंने वो 2000 रुपये वाली बात की, तो वो 2000 रुपये जो खर्च हो रहा था उसमें मैं कैफ़े भी जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे इट हैपन्स ओनली इन इंडिया जैसा कुछ तो देखा, मुझे नहीं पता वो कोई पोस्ट था या कोई आर्टिकल था, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया जैसा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार इट हैपन्स ओनली इन कोटा भी हो सकता है कुछ, एंड क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो नहीं कर रहा था घर पे या फिर कहीं पे भी, और मुझे लगा ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। तो वहाँ से मैंने इट हैपन्स ओनली इन कोटा क्रिएट किया। एंड मतलब मेरी इंग्लिश इतनी बुरी थी कि मैंने हैपन्स की स्पेलिंग सिंगल पी लिखी थी, HAPENS। मुझे वो 1 साल बाद या कुछ 7-8 महीने बाद मेरी एक दोस्त ने कहा कि यार हैपन्स की स्पेलिंग में एक और पी आएगा, तो मैंने बाद में उसको एडिट किया था। तो इट हैपन्स ओनली इन कोटा बना, लेकिन इट हैपन्स ओनली इन कोटा बस ऐसे ही बना था कि यार हम एक स्टूडेंट की कम्युनिटी बनाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किया करेंगे, या फिर अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इट हैपन्स ओनली इन कोटा क्रिएट होने के बाद वहाँ पे जो पोस्ट जाते थे, फिर मैं क्लास में जब मैं जाता था तो बताता था कि मैं ये मैंने बनाया है, तो बच्चे देखते थे अच्छा तुमने बनाया कि इट हैपन्स ओनली इन कोटा, तो वो खुद शेयर कर देते थे क्लास में, तो मुझे बहुत अच्छा स्पेशल सा फील होने लग गया। एक टीचर का पोस्ट डाला हमने और
वो पोस्ट बहुत लाइक वाइक हो गई, उस टीचर ने खुद ने शेयर कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा बड़े लगा। विजनरी हो भाई तुम तो। हाँ मतलब वो टीचर ने जब शेयर कर दिया ना, अब वो ऐसे टीचर थे जिनसे मुझे बात करने में डर लगती है, ओके जिनसे मैं पर्सनली बात तक नहीं कर पा रहा, उन्होंने मेरा पोस्ट शेयर कर दिया तो मुझे लगा हाँ ये कुछ अच्छा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है इसमें, तो फिर मैंने उसको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा फील हुआ है तो कहूँगी मतलब क्या है ना, देखो कोटा है ना रिलेशनशिप्स के लिए भी जाना जाता है ना। देखो डायरेक्टली पूछना नहीं चाहिए, प्रेम में पड़ गए क्या? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने कहा ना कि वो एक 5th क्लास में जब मैं था तो एक वो अटैचमेंट सा कुछ फील होता है, इनोसेंट अटैचमेंट, जब आपको लगता है कि यार वो आज क्यों नहीं आई, है ना, मतलब उस टाइम पे आपको प्यार का पता नहीं होता है कि यार ये प्यार हो रहा है क्या हो रहा है। कई बार स्कूल नहीं आ रही है कोई तो लग रहा है यार वो क्यों नहीं है, उसको आना चाहिए था। हाँ। बस इतना ही होता है वो कि हाँ वो नहीं आई तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो एक अटैचमेंट था। और जब मैं कोटा आया तो जब जैसे मैंने कहा ना कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया ऑरकुट एंड फेसबुक से, तो मैं फेसबुक पे जब मैंने पहली आईडी बनाई थी तो मेरी आईडी का पासवर्ड उस लड़की के नाम से रखा था मैंने। वो मुझे अभी भी याद है लेकिन मैं वो रिवील नहीं करूँगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं नाम नहीं जानना चाहूँगी, पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कितनी आईडीज बनाई फिर बाद में? मैंने एक ही आईडी बनाई एंड मैंने उस नाम की करीब 50 लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए। मुझे लगा कि इनमें से ही कोई होंगी, मुझे ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया। नहीं, उसके चक्कर में 10-20 लड़कियां दोस्त बन गई मेरी उस नाम की। ओके कहीं कहीं की। फिर मैं उससे पूछता था कि लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो कहती थी कि मैं तो यहाँ से हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर तुम नहीं हो। उसने तुम्हें कभी ढूंढा? नहीं, जब मैं बाद में मिला तो क्या मतलब 12 साल बाद 12 साल बाद एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने मुझे उस अच्छा मेरे सारे दोस्तों को जो मेरे स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे उनको पता था कि अंशु उसको ढूंढ रहा है। राइट। तो एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसका रैंडमली ऐसा टेक्स्ट आता है कि अंशु तुमको वो मिल गई क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो कहते अरे मेरे आईडी में है वो, बस उसका नाम चेंज्ड है। Okay. तो फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। वंडरफुल है ना। उसमें डिग डीपर करने से पहले ये पूछूंगी, ये कितना बड़ा एक रीज़न हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के हिसाब से? देखो आपने तो बहुत इनोसेंटली ये बात बताई कि उस वक्त तो मैं किसी को ढूंढ रहा था, वो मिली नहीं, उसके चक्कर में 20 लोगों को भेज दी, है ना। बालिकाओं ने एक्सेप्ट भी कर ली, बातचीत भी हो गई, फिर भी पता लगा ये वो नहीं मिली है ना। ये पथ भ्रमित होने का बहुत आसान सा तरीका है ना। और मैं इनफैक्ट ये कहूँगी कि चलिए बाहर तो क्या होता है कि 12-13 साल की उम्र में अगर आपके रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम देखो बहुत ही कन्वेंशनल और अच्छे थॉट प्रोसेस में जाएं तो हमें लगता है कि नहीं यार ये हमें अभी पथ भ्रमित कर देगा तो दिक्कत आएगी। सो टू द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू, उन्हें क्या कहोगे? मतलब ये कितना मतलब कंट्रोल करने की कितनी ज़रूरत होती है, और या फिर उसमें क्या हिंट ऐड करें कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि आप हार्मोन्स तो क्या चेंज करोगे? मैंने अभी होता क्या है जनरली पॉडकास्ट वगैरह पे जो लोग बात करते हैं, जो मोटिवेटर वगैरह होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं। केवल ये एक चीज़ है जिसको मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा। तो वो मेरी मिस्टेक थी। अगर आप स्टूडेंट बनकर कोटा आए हो, आपको स्टूडेंट बनकर ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। सोशल मीडिया एक जरिया है जो आपको किसी और रास्ते पे ले जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक अंशु जो सोशल मीडिया पे आया हो एक दिन इट हैपेंस इन कोटा बना लेगा। ऐसे कई सारे अंशु होंगे जो सोशल मीडिया पे डाइवर्ट होके कहीं ना कहीं और चले गए होंगे, वो पढ़ाई से हट गए होंगे। हाँ, तो ये बात भाई ने बिल्कुल ठीक कही है। ऐसी ज़रूरत नहीं है आप अपने आप को ये समझो कि ठीक है हम भी कुछ बना ही लेंगे। राइट। अभी जो बिगाड़ रहे हो पहले उस पर ध्यान दे दो। अभी अगर इट हैपेंस इन कोटा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो अंशु फेल्योर ही कहा जाता कि सोशल मीडिया पे आया, टाइम वेस्ट किया 10 साल। होता क्या है कि आपने सोशल मीडिया को टाइम दिया है, और वो टाइम दिया है जब आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, आपका करियर बनाने का टाइम था। वो टाइम अगर आप सोशल मीडिया को दे रहे हो तो फिर उससे कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव होना चाहिए उस टाइम तक। ठीक है। So you've talked about a lot of things which you do not find good from that life. कुछ अच्छा भी रहा होगा भाई। हाँ, मैंने कहा ना सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अच्छा रहा, लेकिन अब वही है कि अगर अब लोग मुझे कहें कि डॉक्टरी अच्छा था या सोशल मीडिया, तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए डॉक्टरी अच्छा नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मेरे से कोई पूछता तो ये गिल्ट तो था ना कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोटा ने आपको ग्रो अप करवा दिया? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं एक 14-15 साल का बच्चा था जिसको कोटा ने लाइफ सिखाया कि लाइफ में ये भी होता है, लाइफ में वो भी होता है, आपको ये सब कंडीशन आती हैं तो इसको ऐसे झेलना होता है।
एंड केवल अंशु को नहीं, बहुत सारे लोग और हैं मेरे ख्याल से, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनको लाइफ कोटा ही सिखाता है। अगर आप एक बार कोटा आए हो तो आपको कई सारी चीज़ें हैंडल करने को कोटा सिखाता है। अच्छा, रिसेंट की बात करूँगी क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि पेरेंट्स को खो देना बहुत बड़ी बात थी। और लाइफ में मैंने जब शुरुआत की तो यही कहा कि मार्ट साहब का लड़का, मम्मी पहले गई, पिताजी को बाद में खोया है, लेकिन शायद वो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ भी लौटा पाना कभी भी मुमकिन ना तो होगा ना कोई बात। What has brought that inside you? इनफैक्ट कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट फेज में शायद उनसे ज़्यादा बातें कर लेते या फिर थोड़ा सा कुछ और कर लेते, बिकॉज होता क्या है कि हम शायद अपने अपनों से उतना बात ही नहीं कर पाते। right. और मैं इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है कि हम इस बात को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं, उनसे तो हो जाएगी बात, ठीक है कर लेंगे। तो वो चीज़ जो है, अ बिट ऑफ दैट। एक्चुअली मैंने कहा ना, मेरे पास अभी तक मैं पेरेंट्स से इतना दूर था, ये मुझे तब फील हुआ जब वो चले गए। मेरे पास रिसेंट की उनके साथ एक भी फ़ोटो नहीं है, वीडियो तो खैर है ही नहीं, है ना, उनके साथ रिसेंट की एक फ़ोटो तक नहीं है। तो मैंने मतलब 2020 तक का जो टाइम था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ बहुत आसान है, पैसे आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, मेरे पास भी कहीं से आ रहे हैं, मैं भी खर्च कर रहा हूँ, लाइफ चल रही है, बहुत बहुत आसान लग रहा था चीज़ें। 2020 में 2021 में मम्मी का जाना, फिर 2022 में पापा का जाना, मुझे 2 साल में एकदम से लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत मैच्योर हो गया, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ये मुझे तब फील नहीं होता था जब वो थे। तब मुझे एक बार भी नहीं लगा कि यार पापा के साथ एक वीडियो बना लेते हैं, या पापा मम्मी बूढ़े हो रहे हैं, ये कभी जा सकते हैं, ये सब बिल्कुल दिमाग में नहीं आया था कभी कि एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्रिपेयर तो बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, जबकि पापा बहुत बीमार थे तब भी मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ये कभी जा सकते हैं, या एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है कि अंशु की लाइफ में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसका डेली शाम के 7 बजे कॉल आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो या खाना खाया है नहीं। उनका एक फ़िक्स था पापा का शाम के 7 बजे, मैं शाम के 7 बजे के लिए प्रिपेयर होता था कि इस टाइम पे उनका कॉल आना है। तो वो अब नहीं आता, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था पहले। इनफैक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन वो एक गिल्ट है कि मेरे बहुत सारी मेमोरीज़ नहीं है मेरे उनके साथ। मैं बहुत कम टाइम दे पाया उनको 2010 के बाद। मैं शायद इस बात को ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहती, लेकिन इतने सारे बच्चे होंगे जो शायद अपने पेरेंट्स से, इनफैक्ट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गाइज सेइंग कि उन्होंने अपने पिताजी से बात ही नहीं की है, मतलब जीवन में ही कभी नहीं की है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मियों से तो फिर भी ये कह दिया कि हाँ मम्मी ये पापा को बता देना, और शायद ये कहा भी नहीं और मम्मी ने ही पापा को बता दिया, और उन्हीं के थ्रू हमारा संवाद होता रहा है। Now, how important is that communication? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। मैं जिस जगह से आता हूँ, जो गांव है या जो भी शहर है, वहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि आप अपने पापा को कभी गले लगा लो, या पापा को कोई बात कह दो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छा बहुत लग रहा है कि आप किसी से सुन रहे हो कि यार पापा ने आपकी तारीफ़ की, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन आप सामने से कर नहीं सकते, आप सामने से उनको बोल नहीं सकते। तो वो कम्युनिकेशन गैप बहुत है हमारे बिहार में, या शायद यूपी में भी होता होगा, बहुत जगहों पर है, इवन हमारे राजस्थान में भी है। हाँ, तो ये गैप मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब पापा का वो टाइम चल रहा था जब वो बहुत बीमार थे, तो मैं बहुत क्लोज रहा हूँ उनके, है ना, बहुत क्लोज रहा हूँ, मतलब इतना कि सब कुछ मैं उनका कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि यार अभी जब ये बिल्कुल भी एबल नहीं है हाथ पैर मूव करने को, और तब ये इतना प्रेज़ कर सकते हैं, इतनी बातें कर सकते हैं मुझसे, तो कहीं ना कहीं उनका भी मन होता है कि बच्चा मेरा बात करे मुझसे, बेटा मेरा बात करे। लेकिन पता नहीं वो किस तरह से बना हुआ है कि मैंने आज तक कभी पापा को गले नहीं लगाया, या पापा को कभी बोल नहीं पाया कि आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। तो ये वो एक गिल्ट है मन में। नहीं, भैया को भी नहीं बोल पाया। कई बार अभी जैसे मेरा एक इंटरव्यू था, एक राइटर आई हुई थी, तो उन्होंने मेरे भाई को कॉल किया था कि उनको बेसिकली मेरे बारे में कुछ इनपुट्स चाहिए थी। तो उस राइटर के थ्रू मैंने सुना कि भैया मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छा कर रहा है वो एंड ऑल, बहुत प्राउड फील। जब मैं ऐसे सामने से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये लोग गुस्सा है मेरे से, लेकिन वैसे कहीं तुम तो गुस्सा नहीं हो किसी से? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस वही है ना कि एक, जैसे आपने पूछा कि गिल्ट है, तो वो गिल्ट उसका नहीं है, मुझे गिल्ट बस इसका है कि
मेरे पेरेंट्स को मैं वो टाइम नहीं दे पाया जो मैं शायद उनको देना चाहता था। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत टाइम है अभी, मैं पैसे अर्न करूँगा, मैं पापा को ऐसी लाइफ दूंगा, मैं मम्मी को ऐसी लाइफ दूंगा। मुझे ऐसा लगता था बहुत टाइम है। मुझे ये नहीं पता था कि ये एकदम सडन ऐसा कुछ हो जाएगा कि 1 साल में मम्मी जाएंगी, अगले साल पापा चले जाएंगे। ये इससे अवेयर नहीं था मैं। मतलब मेरे पास तो शायद मेरे ख्याल से मैं बहुत कन्वेंशनल हूँ इस मामले में, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, हम लिटरली अपने पेरेंट्स से उतना कहते ही नहीं हैं, और ना ही ये ज़रूरत समझते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि वो कितने प्यारे लोग हैं। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं। मेरे पे कभी, मेरे पापा का, मम्मी का कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। मम्मी तो खैर ये सब चीज़ें इतनी समझती नहीं थी। वो तो जब भी फ़ोन करती थी कहती अरे कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी कर लो, बहुत पढ़ने में तेज़ है मेरा बेटा, इसका तो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सरकारी नौकरी का है भी थोड़ा माहौल ज़्यादा है। तो पापा बोलते थे कि नहीं नहीं, जो करने का है वो करने दो। तो मम्मी कहती थी, मम्मी को नॉलेज नहीं थी, मम्मी मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी। बट वही है कि लोग पता नहीं क्यों आजकल कहते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर होता है, लेकिन उनके पास जो प्रेशर है ना तुम पे डालने के लिए, वो बेसिकली मम्मी पापा का प्रेशर नहीं होता, वो तुम्हारे सोसाइटी का प्रेशर है। क्योंकि उनको बताया गया है कि डॉक्टर और इंजीनियर सक्सेसफुल हैं। वो इतने इनोसेंट हैं कि वो ये मानकर बैठ गए हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तभी सक्सेसफुल होगा, या मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा तभी इसके पास पैसे आएंगे। उनको पैसों से मतलब, वो बहुत इनोसेंट है। उनको पता है कि हाँ, उनको लगता है सक्सेस वो है कि बच्चा अच्छा कर रहा हो, और अच्छा करने में ये कि मतलब फाइनेंशियल एबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज चाहे कोई कितना भी लेक्चर दे ले कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं, वो इनोसेंट माँ बाप हैं, उनके लिए ये मैटर करता है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम उनके जाने के बाद कैसे सर्वाइव करोगे अगर वो नहीं रहे। उनकी सबसे बड़ी, मेरे पापा की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती थी कि अंशु तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम कैसे घर चलाओगे अपना। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट्स के लिए, और अगर उसके लिए वो तुमसे बात कर रहे हैं तो वो प्रेशर नहीं है। हाँ राइट, और वो उस वक्त ये बात समझ पाना भी शायद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन शायद इसीलिए है कि हम समझे कि आगे निकल जाएंगे ना, तो फिर मतलब शायद ये दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन कामों में से है कि आप अपने पेरेंट्स को मतलब बूढ़े होते देख रहे हैं या फिर जाते देख रहे हैं। देयर इज़ नो अदर रिप्लेसमेंट टू पेरेंट्स। हाँ, मतलब लोग प्रिपेयर नहीं होते, जैसे मैं नहीं था, बट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एक टाइम आएगा जब वो नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें अपना पैशन फॉलो करने के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन एम वही है कि तुम उस पैशन से पैसा बना पा रहे हो क्या। उनका अल्टीमेट कंसर्न यही है। तुम ड्राइंग कर लो, तुम एक पेज बना लो, इट हैपन्स ऑल इन कोटा, लेकिन इट हैपन्स ऑल इन कोटा तुम्हें पैसा दे पाएगा क्या, या फिर तुम उसकी वजह से अपनी लाइफ चला पाओगे क्या। अगर तुम लाइफ चला रहे हो ना तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनफैक्ट मुझे याद है, मैं जब मेरी आर्जिंग के अर्ली डेज़ में स्टूडेंट्स यही कहा करती थी, देखो वो जो चाहते हैं एक बार कर लो, उसके बाद चाहे जो करना। राइट। और इम्पॉर्टेंट पता है क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमने मेहनत की। शायद पेरेंट्स है ना, एक बार का आपका रिजल्ट भी भूल जाते हैं, और हर जगह भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे ने मेहनत की। व्हाट यू टोल्ड अबाउट योर ममा ऑल्सो, मेहनत की, तो वो इस बात में खुश है कि हाँ इसने मेहनत तो पूरी की। अब वो जो आधा अधूरा वो जब चीज़ें रह जाती हैं तो उन्हें भी गिल्टी होता है। मैंने कितने ही पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को कहने के बाद बहुत दुखी होते हैं कि हमें ये कहना पड़ गया, और देयर सो मेनी मोर थिंग्स। बट देखो, मैं इसे ऐसे नहीं कहना चाहती कि कोटा में हर पेरेंट ये करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हम सब बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। तो अभी स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहोगे, बिकॉज आई हैव अ रैपिड फायर लेफ्ट, बट व्हाट वुड यू से? स्टूडेंट्स को बस यही कहना है कि वही जो भी मैं कह रहा था कि पेरेंट्स की बातों को एज अ प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा ना कि अभी जैसे मुझे थोड़ा सा गिल्ट है कि अब ये एक लाइफ मिली है, अपने पेरेंट्स की जितनी सुन सकते हो उतनी सुनो। बचपन में मेरे माँ बाप कुछ कुछ ऐसे कहावत कहा कहते थे जिसको मैं बहुत लाइटली लेके इग्नोर कर दिया करता था। अभी मुझे वो सब कुछ सच लगता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशु भाई की बातें सुनकर के हम कितनी सारी चीज़ें शायद मिस कर जाते हैं, बट अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स से कह भी पाएंगे और उनको समझा भी पाएंगे। अच्छा, वैसे समझा तो आपने कोटा को भी हुआ है, राइट? तो चलो आज रैपिड फायर में पूछते हैं कोटा के बारे में। ओके, कोटा की बेस्ट चाय कहाँ मिलती है? जैसा मैंने सुना है लाला की चाय, इंदिरा विहार वाली। क्योंकि मैं, हाँ, इंदिरा विहार वाली, आई गेस। मैं पीता नहीं हूँ चाय भाई, तो हाँ,
बट मुझे बताया गया ऐसा कि लाला टी स्टॉल फेमस, और जहाँ जितनी मैं भीड़ देखता हूँ वहाँ पे तो ऑब्वियसली लाला टी स्टॉल। ओके, लाला की टी स्टॉल, मेरे ख्याल से मैंने इसका कॉन्वर्सेशन एक बार किया हुआ है। अच्छा, हाँ और हाँ, भी बहुत पॉपुलर है वो। हाँ, इनफैक्ट बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे। स्टूडेंट्स को शायद सबसे ज़्यादा वही वाली स्टूडेंट्स, अरे वहाँ पे गार्ड रखने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। कोटा में सबसे बड़ा वो जो क्या कहते हैं कि सपना किस चीज़ का होता है? कोटा में सबसे बड़ा सपना मेरे ख्याल से यही होता है कि हम हमारा वो हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। सबसे बड़ा सपना यही होता है। एक चीज़ जो कोटा में है और बाकी किसी शहर में नहीं। देखो ये इस पे फिर बहुत लंबा, ये रैपिड फायर में नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं स्ट्रगल बोल दूं तो हर किसी के लिए वो स्ट्रगल है नए शहरों में, है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, है ना। कंपटीशन बहुत है कि आपको किसी से आगे निकलना है। कंपटीशन बाकी शहरों में भी है, लेकिन वहाँ पे आपको किसी से आगे नहीं निकलना है। यहाँ पे खुद से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। Okay. तो कंपटीशन बताऊँगा, कोटा में कंपटीशन ज़्यादा है बाकी शहरों से। कोटा में कहीं खाना खाना होगा तो कहाँ खाएंगे? कोटा में कहीं खाना खाना होगा तो डिपेंड करता है कि बीइंग अ स्टूडेंट खाना है और बीइंग अंशु महाराज खाना है। दोनों बताओ। क्योंकि बीइंग अंशु महाराज खाना है तो अभी मैं APD भी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं फिर रोड साइड में एक है वहाँ पे कुछ शंकर ढाबा कुछ करके नाम है, वहाँ खाना पसंद करूँ। ये तो थोड़ा दूर है। हाँ, मतलब एरोड्रम हाँ सर्कल हाँ, के आसपास एरोड्रोम है। की साइड है, मतलब एक बहुत- स्टूडेंट के लिए वहाँ जाना। हाँ, हाँ, खाना अच्छा है वहाँ का। बहुत सस्ता है वो, बहुत सस्ता भी, और उस वक्त के लिए हाँ चलो हमने कुछ है ना बाहर का भी खा लिया भी हो गया। हाँ, बहुत सस्ता है वो। सस्ता नहीं पर बहुत अच्छा है ना। तो आप लोग इसे ऐसे कतई ना लें। अच्छा है, इसीलिए सब वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, अच्छा है ना? भी है। उसी साइड एक है ना दिल्ली के छोले भटूरे भी हैं, आई डोंट नो, पर वो ब्रेकफास्ट पॉइंट्स में से आता है हाँ, कहीं। मुझे आइडिया नहीं इसका, लेकिन हाँ चलो, मतलब ये मैंने क्योंकि एक बार कॉन्वर्सेशन में कवर किया हुआ था इसलिए पता है। अच्छा, अगर शहर की लाइफलाइन की बात करें तो वो क्या है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स। इसमें तो कोई, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं उसको लाइफलाइन मानता हूँ इस शहर की, और वो है, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करे ना करे, है वो। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम? स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है रहना और खाना। हॉस्टल एंड मेस खाना, ज़्यादा प्रिसाइजली। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ जी रहा है तो उसके लिए क्या खुशी का मोमेंट होता है? खुशी का मोमेंट तो मैंने कहा ना कि खुशी का मोमेंट स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो उनके लिए वही है कि जब वो सिलेक्शन हो जाए और उनके पेरेंट्स उनके साथ विक्ट्री सेलिब्रेशन में डांस करे, उससे ज़्यादा कुछ भी सेटिस्फाइंग नहीं है। हालांकि हमें ये मौका मिला नहीं है, लेकिन मैं जितना देखता हूँ पेरेंट्स को जब वो निकलते हैं उस सेलिब्रेशन से बाहर, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और वो उस सेलिब्रेशन में होता है। अब थोड़े से सीरियस सवाल पूछूंगी। हार गए तो क्या? हार गए तो कुछ नहीं, सीख गए। मैं कई बार अपने पोस्ट में यूज़ करता हूँ कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे ना कोई, मतलब कोई जीतता है, कोई सीखता है, हारता नहीं है कोई। ये शहर है जो आपको लाइफ सिखाता है, लाइफ लेसन देता है। PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के अलावा भी वो लाइफ सिखाता है। रो दोगे या रुला दोगे? ये शहर ऐसा है जहाँ किसी एक को आप हंसा दो तो बहुत बड़ी बात है तो रो दोगे ये ज़्यादा वो है, जस्टिफाइड है स्टूडेंट्स की लाइफ को लेके। जब वो तकिया में सर छुपा के रोते हैं रात को, वो शायद किसी को नहीं दिखता और ये वो दिखाना भी नहीं चाहते वो, तो रो ही दोगे, रुला तो क्या दोगे किसी को। लास्ट मदद किससे मांगी थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अंशु की पर्सनैलिटी में वो तो नहीं है कि मैं मदद मांगूं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाय झूठे। फाइनेंशियल हेल्प की बात है। नहीं, मैं किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प तो मुझे लगता है कि वो आप भाई भाई वाला मामला है, तो मेरा भाई है तो वो आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी। लास्ट मदद एक लड़की थी जिसके 30,000 रुपीज़ एक किसी बंदे ने ले लिया था एंड उसको दे नहीं रहा था, एंड वो पुलिस के पास भी गई थी तो उसकी कुछ खास हेल्प हो नहीं पाई थी। तो एक कांस्टेबल है यहाँ पे, धर्मेंद्र सर नाम है उनका, तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी। तो उनकी मदद से मैं गया और वहाँ पे बस 10 मिनट बैठा था, उस लड़की को भी बुलाया और 10 मिनट के अंदर उसको दिया गया वो 30,000 रुपये। भाई अब और मुझे बहुत पता है तुम पॉपुलर क्यों हो। बहुत 2-3 महीने से वो स्ट्रगल कर रही थी कि उस लड़के से उसको पैसे मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर उन्होंने दिलवा दिया था।
मेरी प्रेजेंस। फाइनल सवाल, यहाँ पर स्टूडेंट को किस सवाल का जवाब पता होना चाहिए जिससे वो सक्सीड कर जाएगा? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ का बहुत बड़ा सवाल होता है कि आपको अगर अकेला रहना पड़े तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका जवाब उनको पता होना चाहिए वो ये है कि आपको करना क्या है ना। वो मैं जब यहाँ पे आया था कोटा, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है कि जब मैं फॉर्म भर रहा था एक पार्टिकुलर कोचिंग में जाके, तो वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे बैठे थे, वो फॉर्म लेके बैठे बेंच पे और फिर कह रहे हैं कि यार क्या करें। तो एक कहता है मैं मेडिकल ले लेता हूँ, तू इंजीनियरिंग ले ले। मतलब वो वहाँ बैठ के ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि मैं मेडिकल ले लेता हूँ, तू इंजीनियरिंग ले ले। तो आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए कोटा आने के पहले या कोटा आने के तुरंत बाद, कि आपको करना क्या है, ठीक है। और उसके बाद बाकी की बातें आती हैं कि अगर आपको ये करना है तो आपकी फिर सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये बाद में आती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको करना क्या है। थैंक यू सो मच अंशु। आई थिंक आई कैन टॉक फॉर आवर्स मोर देन दिस, है ना। वी कैन हैव मोर सेशन लाइक दिस। ऑफ कोर्स आई विल बी सो ग्लैड, है ना। और बातें होनी चाहिए। पर आज मैं ये कहूँगी कि आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ये सीख रहे होंगे कि आपकी जर्नी जो है ना वो सिमिलर भले ही ना हो, लेकिन हाँ सिखाने वाली हमेशा होगी, है ना। सिमिलर ही रही है मेरे ख्याल से। बीइंग अ स्टूडेंट तो मैं सिमिलर ही था। नहीं आई एम नॉट टेकिंग दिस, ये नहीं ले रही हूँ। थैंक यू सो मच अंशु। दैट वाज अंशु महाराज फॉर अस फ्रॉम इट हैपेंस ओनली इन कोटा फैमिली। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।